हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू वन। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए 3 बेहतरीन सलाह लाए हैं। सबसे पहले जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, सोचो मत, शुरुआत। ये गौर करिएगा, अक्सर बच्चे कहते हैं ना कि आज नहीं पढ़े कल से शुरू करेंगे, आज थोड़ा सा खेल लेते हैं, फिर सुबह से शुरू करेंगे, सुबह अच्छा आज नहीं कल होगी। ऐसे करते करते उनका दिन बीतते चला जाता है, उनसे पूरा नहीं होता। इसलिए हमेशा याद रखना है कि सोचना नहीं है, बस शुरुआत कर देना। दूसरी, वादा मत करो, साबित करो। कोई चीज़ का वादा मत करिए कि सर हम रोज आएंगे, 1 नंबर। दूसरी बात, हम याद करके सुनाएंगे। ये सब वादा वादा करने की जरूरत नहीं है। तो गाना सुने होंगे, क्या सुनते होंगे, वादा तो टूट जाता है, तो वही वाली बात विशेष नहीं। यानी कहने का कि वादा जो है ना वो टूट जाता है, इसलिए साबित करके दिखाना है। और सबसे बड़ी बात, बताओ मत, करके दिखाओ। यानी कोई चीज ना बताने की जरूरत नहीं है, करके दिखाइए कि आप कुछ कर सकते हैं। आप में अगर हौसला है ऐसा करिए। यानी हमारी 3 सलाह रखिएगा याद, क्या क्या, तो सोचो मत, शुरुआत करो, वादा ना, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। ये सब तो सिर्फ मोटिवेशनल की बात है। अब थोड़ा सा हम लोग चलेंगे। आज हम लोग से इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तो थंबनेल आप देख रहे हैं, क्लास 9 का केमिस्ट्री का जो लेसन 2 है, जिसका नाम था पदार्थों का वर्गीकरण। ऐसे ये वीडियो नंबर 5 होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग 4 वीडियो दे चुके थे। थंबनेल हमारे पास नहीं बना हुआ था, तो हमने जल्दीबाजी में थोड़ा सा लगा दिया था, तो इसके लिए सॉरी। चलिए, अब पीछे हम लोग 4 वीडियो में क्या क्या पढ़े उसके बारे में थोड़ा सा परिचय बात हो जाएगी, तब फिर आगे की ओर चले। कल हम लोग पढ़े थे, यानी पिछले दिन हम लोग पढ़े थे पहले वीडियो में कि भाई तत्व किसे कहते हैं, तो कैसे, तो पदार्थ के जो डिवाइडिंग है रासायनिक गुण के आधार पर हम लोग बांटे थे। यानी पदार्थ को हम लोग पहले वाले चैप्टर में भौतिक गुण के आधार पर बांटे थे, तो दूसरे वाले चैप्टर में हम लोग उसको रासायनिक गुण पर बांटे, तत्व, यौगिक और मिश्रण की चर्चा हमने किया। फिर दूसरे वाले में यौगिक और मिश्रण के बारे में, तीसरे वाले वीडियो में हमने बताया कि विभिन्न प्रकार के मिश्रण और अलग करने के कुछ तरीके, और चौथे वाले में कल हम लोग पढ़े थे कि हमारे पास आसपास में बहुत सारे मिश्रण हैं और सबको अलग करने के कौन कौन से तरीके हैं, जिसमें हमने बताया था निथारना, केंद्रन, मंथन, उदरपातन, वाष्पीकरण, चुंबकीय पृथक्करण, नहीं क्रोमैटोग्राफिक विधि इत्यादि इत्यादि कई विधियाँ थी जिसको हमने पढ़ा था। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं, बारी बारी से हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 9 केमिस्ट्री का, वहाँ जाइए, सारे वीडियो उपलब्ध हैं, आराम से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, क्लास 9 अगर आपका जिसका मजबूत रहता है ना, उसी का 10th मजबूत होता है, और वही बच्चे क्लास में अच्छा नंबर लेके आते हैं, फिर रिजल्ट होता है। तो कहने का मतलब यह है कि 9th को मजबूत कीजिए तो अच्छा रहेगा 10th वाला। चलते हैं मेरे से। आज हम पढ़ना क्या है, कुछ विशिष्ट मिश्रण है, उसके अवयवों को पृथक करना। यानी हमारे आसपास कुछ मिश्रण आपको नजर आएंगे, तो इस मिश्रण को अलग करना है। तो कैसे अलग करेंगे, जैसे पहला है बारूद के अवयवों को पृथक करना। बारूद तो देखे ही होंगे आप लोग, हम लोग शादी विवाह के समय में पटाखा फोड़ते हैं, खास करके हमारे यहाँ दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर पटाखे फोड़े जाते हैं। उन पटाखों के भीतर में ना महीन एक पाउडर होती है, काले काले रंग की, वो बारूद होती है। उसमें 3 चीज होता है, याद रखना। उसमें होता है सोडा, गंधक, चारकोल। क्या क्या रहता है बारूद के अंदर में, सोडा, गंधक, चारकोल, है। अब इसको हमको अलग करना, तो कैसे अलग करें, तो देखिए याद रखिएगा। नंबर 1, मिश्रण को पहले हम लोग जल में घोल देते हैं। जैसे जल में घोलेंगे ना, इस सोडा जो है ना वो जल में घुल जाता है। मिश्रण यानी बारूद को किस में रख देंगे हम लोग, पानी में यानी जल में चला देंगे। कुछ समय बाद ना सोडा जल में घुल जाएगी, उसके अंदर बच जाएगी अब कौन चीज, तो 2 चीजें बचेगी, एक गंधक बचेगी और चारकोल बचेगी। कोई दिक्कत। अब उसको क्या करेंगे, निथार लेंगे, पानी के साथ साथ सोडा बाहर हो गई। जब जल हम लोग निकालेंगे उसमें से, तो जल बाहर हुई तो साथ साथ सोडा भी बाहर हो गई। अब उसको करेंगे वाष्पीकरण। क्या कर देंगे हम लोग, वाष्पीकरण। हमको सोडा अलग हो जाएगा, जल वाष्प बन करके एक तो निकल गया, कौन सी निकल गया आपके पास, सोडा बाहर हो गया। अब आपके पास मिश्रण है, उसमें कौन सी बच गया है, तो 2 चीजें, एक बच गया है आपको गंधक और दूसरा क्या बच गया है आपके पास, चारकोल।
अब इसमें कार्बन डाइसल्फाइड डालकर कार्बन डाइसल्फाइड डालकर उसको फिर से घुलाएंगे। तो जैसे घुलाएंगे ना तो चारकोल कार्बन डाइसल्फाइड नहीं घुलती, लेकिन ये गंधक घुल जाती। हो गया? कार्बन डाइसल्फाइड में कौन घुल जाएगा आपको? गंधक। चारकोल नहीं घुलेगा। तो अब क्या करेंगे? घुल गया, उसको अलग कर लेंगे, चारकोल अलग। तो दूसरा चीज क्या मिल गया आपको? अब चार। लेकिन अब दूसरा चीज आपके पास गंधक चाहिए, तो गंधक किसके साथ है? तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, है ना। फिर उसको वाष्पीकरण करके उसको भी अलग कर लेंगे, तो हमारा गंधक भी बाहर निकल जाएगा। फिर समझते हैं क्या करेंगे। बारूद को हम लोग ले लेंगे, जल में घोल देंगे, तो सोरा घुल गई। पानी को हम लोग जल को बाहर कर लेंगे, तो सोरा और जल बाहर हो गई। इधर बच गया हमको गंधक और चार। ये जो जल आया उसको वाष्पीकरण कर देंगे, सोरा हमको बाहर निकल। अब चलते हैं, गंधक और चारकोल है, उसको ले जाएंगे कार्बन डाइसल्फाइड, उसको घोलेंगे। तो जैसे घोलेंगे ना, तो गंधक कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिल जाती है, उसको अलग कर लेंगे, चारकोल अलग होगी। तो दो चीज निकल गई हमें। अब हमारे पास गंधक चाहिए, तो फिर उसको ले जाएंगे वाष्पीकरण में, वाष्पित कर देंगे, तो कार्बन डाइसल्फाइड वाष्पित हो जाएगी, बच जाएगी हमें गंधक। किसी को दिक्कत? याद रखिए, परीक्षा पूछता है। नंबर आगे, साधारण नमक और बालू के मिश्रण को अब अलग करना है। अब आपके पास कोई नमक है, अब बालू क्या, जैसे मान लीजिए हमने विनीता को कहा, विनीता जाओ एक बोरा ले आओ नमक उठाकर, मैंने एक पैकेट 1 kg वाली, तो वो लेकर आ रही थी। दुकानदार की गलती हो चाहे जो भी हो, वो पूरा नीचे से भरभराना शुरू कर दिया वही बलुए पर। उसको डर हो गया कि अब तो भाई घाटा लग जाएगा हमको। बालू ऐसे समझते वो बड़ी पनी में उठा ले, चल है हम चल बताया ये क्या कर दी तू, तो गड़बड़ हो गया। तब बोले राकेश सर जी के यहाँ नहीं पड़े थे कि देखिए ना बताते हैं कैसे होगा। वो क्या करती, झट से क्या लेती है, बाल्टी पानी, ओरे में सब नमक को डाल देती है। हम बोले जा जा जा, ये क्या हुआ? अस्थिर रहिए ना, बताते हैं ना। पूरा उसमें रख दी, तो जल जो है वो क्या हो गया, नमक उसमें घुल गया जल में, और बलुआ क्या हो गई, बिंदी में बैठ गई। नमक कहाँ चला गया? पानी में। अब बालू हो गया। अब उसको निथार करके जल को हम लोग अलग कर दिए, अब बालू अलग, अब बालू हो गया। अब उसको क्या किए, थोड़ा सा वाष्पीकरण कर देंगे, तो वाष्पीकरण करेंगे तो सब जल वाष्प बन करके क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। बिंदी में क्या बच जाएगी, नमक हो गया। लीजिए 1 किलो आ गया नमक। क्या तरीका है, तो समझ गए ना साधारण नमक और बालू को कैसे अलग करेंगे। किसी भाई को दिक्कत? अब कहता आपसे बालू और आयोडीन के मिश्रण से अवयवों को अलग करें। देखिए बालू और आयोडीन, अब ये दोनों मिल जाए, यानी बालू में नमक उसमें मिला, अब कह रहा है कि नहीं आयोडीन मिल जाए, तब कैसे करोगे? तब मिश्रण को पोर्सिलेन या कांच के बेसिन में लेकर धीमी लौ पर गर्म करें, क्योंकि आयोडीन जो है ना वो उधरपातित होता है, तो सीधे जल छोड़े बिना गैस में बदल जाएगी। नहीं समझे बात को? ये वो देखिए ऐसे चीनी मिट्टी का बर्तन ले लेंगे, इसमें हमने मिश्रण ले लिया, दो चीज है, इसमें बालू है और प्लस में क्या है, आयोडीन। हो गया। इसको थोड़ा सा हल्के हल्के ताप पर गर्म करेंगे, तो जैसे गर्म करेंगे तो आयोडीन ऊपर वाष्पित होने लगेगी, यानी उसी जगह गैस बन जाएगी। तो गैस बनेगी तो इसको कीप में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में जमा कर लेंगे। हो गया। तो ऊपर सिरा पर जैसे जाएगी तो ठंडा होगी, तो ठंडा ऊपर में जाकर के आयोडीन फिर से बन गई आयोडीन, जो गैस था वो क्या हो गया फिर से, अब बिंदी में क्या हो गया। किसी को दिक्कत? कल ऐसा पढ़े थे हम लोग दरपातन विधि में सोडियम क्लोराइड और नमक को अलग करने का तरीका। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आयोडीन को अलग करेंगे बालू से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक पोर्सिलेन यानी चीनी मिट्टी का बर्तन लेंगे, उसमें मिश्रण को, चीनी मिट्टी का बर्तन या कांचे का बर्तन ले लिए, और उसमें आयोडीन और बालू वाले मिश्रण को उसमें रख देंगे, उसको हल्के लौ से गर्म करेंगे। ऊपर में वो उल्टा कीप रख देंगे, कीप समझे, टीप रख देंगे। अब रख उल्टा रख दिए, गर्म करेंगे जैसे, तो आयोडीन जो है सीधे उधरपातित होती है, यानी ठोस से ना सीधे गैस में बदल जाती है। तो गैस में बदल करके ऊपर उड़ने लगेगी, तो कीप के जो ऊपर वाली सिरा है उस सिरा में क्या हो जाएगी, हो जाकर जमा हो जाएगी, ऊपर में जाएगी तो ठंडा हो जाएगी, ठंडा होने के बाद फिर से वो बन जाएगी आयोडीन। बिंदी में क्या बन जाएगा, बालू। अलग हो गया।
अब सबसे इंपोर्टेंट है वायु के मिश्रणों को अवयव करना, अलग करना। देखिए हमारे पास वायु, हवा में तो कई प्रकार की गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है ना। इस सबको अलग करना है ना भाई, तो कैसे अलग करेंगे? तो इसका अलग करने का ना तरीका है, याद रखना, उसको कहते हैं हम लोग ठंडा करना। ठंडा कर देंगे, धीरे 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 ना सब कुछ अलग हो जाएगा। ठंडा करते जाइए, अलग होते जाएंगे। कैसा नहीं समझे? देखिए अभी हवा में गैसें हैं, जल की बूंदें हैं, लेकिन जल की बूंदें किस रूप में है? गैस के रूप में। अब उसको संघनित करो, तो जैसे संघनित करोगे तो वो जो गैस है ना वो किस में बदल जाएगी? द्रव में। हो गया? वायु हवा को पहले क्या करेंगे हम लोग? संघनित कर देंगे। तो संघनित करेंगे तो क्या बन जाएगी? वो द्रव, पानी हो जाएगी। आप उसको भी अलग नहीं कर सकते। अब उसको और ठंडा कर दो, ठंडा करते करते 0 डिग्री पर ले जाओ, तो वो जो जल है ना किस में बदल जाएगी? बर्फ में बन जाएगी। अब बर्फ जब बन गई तो तुम उसको निकाल लो, तो बर्फ निकल गया। अब उसमें बच गया केवल गैस। कौन कौन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, 3 चीज मूल रूप से होती है, और सारे गैस रहते हैं लेकिन मूल रूप से 3 को रहता है, इसीलिए 3 को आगे चर्चा करेंगे। तो जल वाष्प निकल गया उसमें से, पहले क्या करेंगे बताइए? तो हवा को पहले ठंडा करें, तो ठंडा करेंगे तो उसकी जो गैसें हैं, जो जलवाष्प, वो द्रव में बदलेगी। ज़्यादा ठंडा करेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे? 0 डिग्री पर, तो वह बर्फ में बदल जाएगी। बर्फ को हम बाहर निकाल लेंगे। अब वो गैस के अंदर में क्या बच गया? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। हो गया? अब आगे अब उसको और ठंडा करिए। अब नीचे निकल चलिए, तो -78 डिग्री सी ताप पर, याद रखेंगे कितने डिग्री पर? -78 डिग्री सी ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड ना शुष्क बर्फ बन जाता है। शुष्क बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड किसमें बदल जाता है? शुष्क बर्फ में। चलिए तो हो गया। अब उसको हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। शुष्क बर्फ हो गया, हो गया क्लियर? कितना डिग्री पर? -78 डिग्री पर अलग हो गया। बच गया उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच गया क्या हमारे पास? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बच गया। अब उसको और ठंडा करेंगे, ले चलेंगे -200 डिग्री तक, नीचे एकदम ले जाएंगे। तो ठंडा करने पर 196 डिग्री पर ठंडा जब करिएगा तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, तो जम जाएगी। नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी? जम जाएगी। -183 डिग्री पर ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो सब अलग हो गया मूल रूप से। तो -183 पर ऑक्सीजन निकल जाएगी, -196 पर नाइट्रोजन, -78 पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो सब तो निकल ही गया, बच कहाँ गया? किसी को दिक्कत? इस तरह से हमारे पास कुछ मिश्रण है। तो मिश्रण को अलग करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे हमने पहला तरीका बताया कि हमारे पास बारूद है, उसको कैसे अलग करेंगे। दूसरा हमने बताया कि बालू और आयोडीन है, कैसे अलग करेंगे। बालू और नमक है तो उसको कैसे अलग करेंगे। सॉरी गलती है, बालू और नमक। अब यहाँ पर है वायु यानी हवा को कैसे हम लोग अलग करेंगे। नहीं, इतना तो हो गया क्लियर। अब आगे अब चलते हैं हम लोग जल का शुद्धिकरण की बात करते हैं। अभी आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे घरों में आरओ लगा होता है, नहीं, उसमें से हम लोग पानी शुद्ध प्राप्त करते हैं। या फिल्टर वाली पानी आती है जो हम लोग देखते हैं 20 लीटर के ड्राम में भी आता है, 1 लीटर के ड्राम में भी आता है, पीते हैं नहीं पीते हैं। ऐसे हमारे दृष्टि में वो सही नहीं है, क्योंकि जो प्राकृतिक पानी है ना, चापाकल की पानी, उसमें ना ज़्यादा ऊर्जा रहती है, ताकत रहती है। जो भी है वो वाली पानी में ना ताकत कम हो जाता है। हम देखे ऐसा, कुछ लोग हमारे रिलेशन में पीते थे, धीरे धीरे उससे कमजोरी महसूस हुआ। हमें बोला गया, हमने बोला कि आप पानी ना पीना छोड़ दीजिए ना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वही हुआ, क्योंकि हमको लगता है ना कि उसमें कुछ ना कुछ जो प्राकृतिक तत्व होना चाहिए जल में से, उसको मशीन द्वारा उसको खींच लिया जाता है, या केमिकल रसायन कुछ भी डाल के उसको खत्म कर दिया जाता है। जो ज़्यादा प्राकृतिक रूप से जो उपयोगी होना चाहिए वो नहीं होता है। लेकिन जो भी है, लेकिन हम लोग शुद्ध को पीते हैं भाई, कि हम उसको कहते समझते हैं। तो ये तो अपने गाँव की बात है। लेकिन शहर की बात करते हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, महानगर हैं, तो वहाँ पर ना धरती से पानी नहीं निकलती है, जल नहीं निकलती है, तो उसको ना नल से सप्लाई किया जाता है। जैसे दिल्ली जाइए तो वहाँ नले से पानी आता है, वही लोग यूज़ करता है। बहुत कम लोगों को चापाकल, मोटर इत्यादि हुआ करता है। हम लोग भी बार दिल्ली थे ना, तो ऐसे ही हुआ, आधा डोल पानी था, सुबह में उठे तो मालूम है कि जल नहीं आ रहा है, नल में टूटी खोल के देखे तो पानी नहीं था। तो जो काम करना था आधा डोल से किए, उसके बाद हम चले गए ड्यूटी में। वहाँ से आए दोपहर में, मालूम हुआ कि पानी नहीं आया। तो हमारी बड़ी वाली मौसी वहाँ रहती थी,
वहाँ गए, वहाँ से थोड़ा सा हम लोग जल उसन लिए, स्नान किए, उसके बाद वहाँ से आ गए। बगल में रहती थी, उसके पास अपना मोटर का व्यवस्था था, आ गए। फिर अपने डेरा पर आए तो अब भाई पानी कहाँ से आ गया, तो मालूम पड़ा कि जो बगल में आया हुआ है वो चापाकल है, वहाँ पर मिल रहा था। वहाँ गए तो लाइन लगा, यहाँ से लगी ना लगभग 20 लगा दूर तक ड्राम लगल है ना। बोले अरे ये तो पानी भरते भरते जाएंगे चापाकल पर तो भोरी हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि सरकार हल्ला कर रही है कि भाई पानी आ गया स्कूल पर। बड़ा नहीं होता ऐसा, वो ट्रैक्टर वाला होता है ड्राम, उसको क्या कहते हैं बताओ, जो भी होता है तो उसमें पानी टैंकर से पानी आया हुआ था। वहाँ गए तो मालूम हुआ वो भी गायब है, खत्म हो गया। लो भैया ना, रात में जाकर के पानी आया। शहर में तो दिक्कत होती है, गाँव में तो ऐसी जल्दी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आएगी। तो शहर में जो पानी आता है ना, वो नल में आता है। कहाँ से आता है? तो बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं ना, क्योंकि जितने शहर हैं सब नदी के किनारे, झील तालाब के किनारे, तो उसी के पानी को ना उठा करके खींच के आप उसको भेजा जाता है। तो क्या तालाब वाला पानी हम लोग पीते हैं? नहीं हुआ, उसको साफ करके भेजा जाता है, ऐसे नहीं भेज दिया जाता है। देखिए उसमें 3 टैंक बनाए जाते हैं, याद रखिएगा 3 टैंक। एक टैंक ये रहेगा, एक टैंक ये रहेगी, एक टैंक ये, 3 टैंक हो गया। अब यहाँ से नदी वाली पानी यहाँ आई, इसमें आकर के स्टोर हो जाती है, जमा हो जाती है। तो जमा कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे इसके जो बालू मिट्टी के कण होंगे वो क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। अब इस वाली जल को बाहर वो निकाल करके इसमें भेज देता है मशीन द्वारा, हो गया। अब दूसरे वाली में जब भेजता है तो इसको, पहले वाली को कहते हैं निथारण टंकी, यानी थिराने की टंकी, जो बालू मिट्टी के कण को जमा करके उसको वहां से शुद्ध वाली पानी को भेज देती है, अब बालू मिट्टी को यही छोड़ देती है। ठीक है, ये थिराना टंकी। अगला है निस्कंदन टंकी। इसमें चारकोल, कंकर और महीन बालू रहता है। यहाँ पर रहता है 3 वस्त्र लगा, पहले रहेगा ऊपर में चारकोल, महीन बालू, पत्थर ये जैसे लगा रहेगा। उससे जब नीचे जल उतरती है तो वो पूरा चारकोल जो है ना, उसकी गंदगी को एब्जॉर्ब कर लेती है, बालू एब्जॉर्ब कर लेती है, मिट्टी, बड़ी बड़ी पत्थर उसको, मिट्टी गंदगी सबको जो निलंबित कर रहे हैं, जो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन गंदा रहता है, उसको क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं सब। अब वहां से नीचे उतरेगी तो इसमें आ जाएगी पानी शुद्ध जल। अब यहाँ से उसको भेजता है तीसरे टंकी, तो इसमें जब जमा हो जाती है, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करने के बाद इसमें जितना कीटाणु विषाणु रहता है सब मर जाता है। अब यहाँ से हो गया बिल्कुल शुद्ध दिया जाता है पीने के लिए नल में। ठीक है, समझ आएगा। तो इस तरह से 3 टंकी से गुजरना पड़ता है जल के शुद्धिकरण। लेकिन हम लोग पहले प्राचीन काल में हम लोग ऐसे नहीं शुद्ध करते थे, हम लोग शुद्ध करते थे बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। कहेगा कैसे? तो देखिए नहीं वैसे नहीं, देखिए उसका तरीका हम बताते हैं। अब अभी भी कर सकते हैं, जैसे एक कनस्तर ले लीजिए, टीना आपके घर में होगा, इसके नीचे से छिद्र कर दिए, 2-4 छिद्र कर दिए। चलिए अब क्या करिए आप ना इसमें महीन पहले मिट्टी बिछा दीजिए, मिट्टी हो गया। उसके बाद ऊपर ना पहले मोटे मोटे कंधे, मोटे मोटे पत्थर बिछाइए, हो गया। इसके बाद ऊपर से उससे छोटा पत्थर बिछाइए, हो गया। उसके बाद उससे भी छोटा पत्थर बिछाइए, बिछा दिए। अब बालू की एक परत बिछा दीजिए, अब मिट्टी की एक परत, किसी को दिक्कत, बिछा दिए। अब पूरा ना कादा उठा के ले आए गंदगी पानी, गंदा वाला पानी, ठीक है, मैंने गंदा वाला पानी अला करके ऊपर से उसको डाल दीजिए। ठीक है, धीरे धीरे डालते जाइए और नीचे वो बर्तन लगा दीजिए। आप देखिएगा कि नीचे जो जल आ रही है ना, बिल्कुल साफ आ रही है, ये प्राकृतिक साफ कर। मिट्टी में यही होता है, हम लोग जो देखते होंगे सड़क पर बरसात के दिन में पूरा कचरा कादो रहता है, वो सब धरती क्या कर लेती है, सोख लेती है। और वही धरती नीचे नीचे चली गई, तब भौम जल में जाके जमा हो गया, वही चापाकल से निकालते थे, शुद्ध फिल्टर वाला पानी देखते हैं, लेकिन वास्तव में वही पानी रहता है। इसलिए शुद्ध करने का तरीका है। ऊपर में ये कचरा देखिए, मिट्टी, ये बालू, उसको क्या किया, निलंबित कणों को सोख लिया, उससे गया तो उसके बाद छोटा वाला, उसके बाद छोटा वाला, उसके बाद छोटा वाला, और नीचे जो गिरेगा टप 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 चुगेगा पानी, क्या हो गया, ठीक है ना। इस तरह से प्राकृतिक विधि द्वारा हम लोग उसको साफ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब जल के शुद्धिकरण के तरीका समझ गए ना। अब थोड़ा सा हमारा बच गया है,
भौतिक और रासायनिक परिवर्तन समझिएगा। ये भौतिक क्या है, रासायनिक क्या है। तो देखिए, भौतिक का मतलब होता है जिसमें पदार्थ के अवस्था में बदलाव, रंग में बदलाव हो, तो उसको कहते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन। जैसे समझिए, आप कपड़ा खरीद के लाए होंगे दुकान से 2 मीटर 4 मीटर, क्या दर्जी भाई के यहाँ गए होंगे, ए दर्जी भैया, ए दर्जी भैया, क्या कपड़ा सिलाना। अब जफर गया, शर्ट का नाप दिया, लेकिन दर्जी भैया गलती से जो है ना शर्ट इतना लंबा नहीं सी करके इतने तक सी दिए जफर भैया। जफर को नहीं लगा, वो जफरी को हो जाएगा, है कि नहीं। कहने का अर्थ है कि वो क्या है, कपड़ा का गुणमा बदला क्या, नहीं आकार बदल गया। ये हुआ कौन परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ये कौन परिवर्तन। इसी तरह से एक गिलास शीशे की थी हमारे पास, कितना बढ़िया हम लोग चाय पीते थे, हाँ हाँ, अचानक जो गिर गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, लेकिन क्या उसका रंग बदला, गुण बदला, नहीं ना बदला। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें उसके आकार बदल जाए, उसके रंग बदल जाए, तो ये परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। लेकिन गुण और द्रव्यमान नहीं बदलेगा, जो गुण है वही रहेगा, उसमें नया पदार्थ भी नहीं बनता, चीजवा वही रहेगी, उसका गुण नहीं बदलता है, तो उसको कहते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन। जैसे उदाहरण जल का वाष्प का बनना। अब देखिए, जल है, जल उसमें 2 चीजें रहती है, एक हाइड्रोजन रहती है और एक ऑक्सीजन रहती है। आप क्या करिए, एक बीकर में लीजिए इसको, बर्तन में, और उसको गर्म करिए। जब गर्म करोगे ना तो क्या मिलेगा, कि जल वाष्प बनकर के उड़ने लगे। क्या जल तो वाष्प में बन गई, क्या उसका गुण बदल गया, क्या नहीं, गुण अभी भी वही है। अब उसको तुम उलट दो, वाष्प को फिर से ठंडा करो, फिर से जल तुम्हें मिल जाएगी, कोई दिक्कत। ये कौन परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन। इसी तरह से नमक का जल में विलयन, नमक को तुम जल में घोल दो, उसका आकार तो बदल गया, अरे भाई वो ठोस था तो इधर पूरा महीन होकर चूर्ण होकर पनिया में मिल गया, लेकिन तड़का पी के ना स्वाद वही है क्या, इसका मतलब गुण नहीं बदला, अभी भी गुण वही है। उसको वाष्पीकरण कर, फिर से वापस आ जाए। ये कौन परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। विद्युत के बल्ब के प्रकाश का अवसर है, विद्युत बल्ब है ना, अभी तो जल रही है, जल रही है, प्रकाश दे रही है, लेकिन उसको स्विच देखो तो फिर पहले वाला हो जाएगा। क्या कोयला जल रहा, उसको बुझा दो, पहले वाला कोयला रहेगा। लकड़ी जल रही है, बल्बो जल रही है, अभी बल्ब क्या होगी, स्विच बंद करो तो क्या होगा, क्या होगा, वो फिर से जैसा वाला वैसे हो जाएंगे। ये परिवर्तन कौन परिवर्तन, यानी रूप, उसका आकार नहीं बदला, उसका गुणमा नहीं बदला, जैसा वैसे रहेगा, तो वो क्या कहलाएगी हमारी। ये तो समझ गए आप लोग कि भौतिक परिवर्तन क्या है। अब चलेंगे हम लोग रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन जब पदार्थों के गुण में बदलाव आ जाए, उसके द्रव्यमान में बदलाव आ जाए, तो उसको कहेंगे हम लोग रासायनिक। उसका रूप बदले चाहे नहीं, आकार बदले चाहे नहीं बदले, लेकिन गुण बदल जाए। जैसे देखिए, दूध है आपके पास, सब लोग खाए होंगे, कैसा रहता है दूध, मीठा होता है, लेकिन जैसे उसको दही तैयार कर दीजिए, कैसा हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। अब दही को फिर से दूध बना के देखिए, नहीं बनेगा, बन जाता है भाई, उसको पूरा महीन करके तोड़ देंगे, पनिया में घोर घाट देंगे तभी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये उलटने वाला नहीं है मेरे भैया, ये तो बिल्कुल बदल चुका है। क्या जी, बड़ा धोखेबाज आदमी, बदल गया है बिल्कुल। चलिए आइए, तो कहने का अर्थ है कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, समझ गए हैं, कि वैसे परिवर्तन जिसमें उसके गुण बदल जाते हैं, उसके द्रव्यमान बदल जाते हैं, उसको उलट नहीं सकते, तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं। चलिए जैसे देखिए, लोहे का जंग लगा, पहला क्या हमारा, आपके यहाँ देखिए बहुत गर्मी ज्यादा है, इसके लिए सॉरी थोड़ा सा। चलिए मेरे से हम लोग पढ़ेंगे लोहे का जंग लगना। आपके यहाँ लोहा तो खरीदा के आया होगा, घर और बनते समय बाजार से आता है, बड़ा चमचम चमचम रहती है, क्या है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए हमारे इसकी ममानी भी आती है तो चमचम चम रहती है, आज 2 दिन रहने के बाद वो भी लगती है, नहीं चल जाएगा।
तो कहने का अर्थ है कि लोहा को थोड़ा सा धूप में छोड़ दीजिए, जल में छोड़ दीजिए, कैसे ना जाए, काली कटुली हो जाती है, नहीं हो जाती है, ऐसे बेचारे चमचमाती थी। लेकिन धूप में छोड़ देने के बाद, पनिया में छोड़ देने के बाद ऊपर वो काली काली भूरी भूरी परत जम जाती है। तो ये क्या परिवर्तन? रासायनिक। देखिए उसका गुण बदल रहा है, ज्यादा दिन छोड़िएगा ना तो उसमें टूटने भी लगेगी, नहीं, ये क्या हो रहा है, गुण का बदलाव हो रहा है। अब पहले वाली लोहा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो ये परिवर्तन क्या कहलाती है? आगे कोयले का जलना, देखिए बल्ब भी जल रहा है, कोयले भी जल रहा है। अब कुछ देर जलने दीजिए, जलने के बाद थोड़ा सा देखिएगा धीरे धीरे मुरझा जाएगी, मुरझाते मुरझाते करिया से लाल, लाल से हो जाएगी कौन चीज? उजला। कोयला उजल हो जाता है जलने के बाद। अब उसका रंग रूप रहा पहले वाली, रंगो बदल गई। गुणमा पहले वाली है रे, नहीं, अब उसको आप बदल नहीं सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कौन परिवर्तन? ये। चलिए आगे, लोहे और गंधक के मिश्रण को गर्म करना। तो देखिए लोहे और गंधक के मिश्रण को जब हम गर्म करेंगे ना, ठीक है ना, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी? मिल जाएगी, दोनों में आपस में क्या हो जाएगी? अब न लोहा का गुण वहां पर समझ में आएगा आपको, न ही गंधक का। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। इसी तरह से शरीर में भोजन का पचना तो है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। शरीर में भोजन का पचना, जैसे आप खाते हैं, कौन सी खाए हैं आप सब आदमी बताइए? देखिए कोई चावल खाया होगा, कोई रोटी खाया होगा, कोई मुर्गा खाया होगा, है कि नहीं? मुर्गा नहीं खाना चाहिए, याद रखिएगा। देखिए सबसे पहली बात तो एक तो ये समझिए कि ये जीव को आप हत्या करते हैं, क्या है कि नहीं? ये गलत है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात ये है, खास करके जो लड़कियां हैं वो मुर्गा नहीं खाइएगा, अपनेगा सर काहे लगी। तो मैं आपको समझा दूं कि होता क्या है, सही बात मैं बता दूं, प्राकृतिक चीजें बता रहा हूँ कि हम लोग जो ना व्हाइट वाली जो मुर्गी खाते हैं, वो जो उजली वाली मार्केट में जो बिकती है मुर्गी, उसको बढ़ने की एक आयु होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, कुछ सुई है रासायनिक, कुछ प्रोटीन युक्त भोजन है, उसको दे देते हैं और उसको ज्यादा करके जल्दी डेवलप करते हैं। तो जो 3-4 महीने में बढ़ना चाहिए उसको, वो 1.5 महीने में, 50 दिनों में, यानी 4 महीने यानी 120 दिन का जो वृद्धि है वो उसको 50 दिन में वृद्धि हो जाती है। चलिए बहुत अच्छी बात है, उसको जो कार्य मतलब जो व्यापारी हैं उसको तो बेनिफिट हो रहा है। लेकिन जो लोग खाने वाले लोग हैं, तो लड़कों में उस तरह का ज्यादा अति नहीं होता। लेकिन जब लड़कियां खाती है ना इस चीज को, समझिएगा खास करके, तो लड़कियां में ना मैच्योरिटी उसमें जल्दी खुल जाता है। मैच्योरिटी का मतलब है ना कि वो, ऐसे मैं बताऊं, वो ज्यादा अगर यूज करेंगे ना तो ज्यादा जबान जल्दी हो जाती है, ठीक है ना? एक नंबर। दूसरा नंबर, उनमें एक मेंस प्रॉब्लम हो जाता है, याद रखिए, कभी दर्द की प्रॉब्लम है, कभी कुछ का प्रॉब्लम है ना, ये उसमें ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना? तो इसीलिए ना मुर्गा नहीं खाइएगा, याद रखिएगा, लड़कियां खास करके ये ज्यादा खराबी करती है। अगर खाना है तो कभी कभी अगर हो तो खाइए, ऐसे तो हम कहेंगे नहीं खाइए, लेकिन अगर खाते हैं तो याद रखिएगा ये आप पर ज्यादा इफेक्ट कर रही है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप हम खरीदिए खाइए नहीं खाइए, वो आपकी मर्जी है, हमारा बताना काम था, हमने जो जाना सीखा जानते हैं वो हम बता रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए इसको यूज कम करिएगा, इससे आप खाइएगा तो भी, ना खाइएगा तो भी उससे हमको ना कोई लाभ है ना कोई हानि है। हम बस बताना चाहते थे, हमने बताया। और ये आप में ज्यादा परेशानी यहाँ पर देखने को मिलेगी, याद रखिएगा, लड़कियों में खास करके, याद। चलिए आइए, हम लोग भोजन कर रहे हैं, तरह तरह के भोजन कर लिए, और वो भोजनमा शरीर में जाके क्या हो गया, पच गया। तो ये पच गया तो उसका गुणमा क्या हो गई, बदल गई। ये परिवर्तन कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। कोई दिक्कत? तो आप लोग समझ गए कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है। अब आगे चलेंगे, लास्ट पॉइंट हमारा है ये, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। अब भौतिक परिवर्तन देखें, रासायनिक परिवर्तन भी आप देख रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? नंबर 1, भौतिक परिवर्तन में मौलिक गुण नहीं बदलता। कहेगा सर नहीं समझे, अब पनिया को जल में ना थोड़ा सा चीनी डालिए, तो क्या चीनी का गुण बदल गया? जल का गुण बदल गया? नहीं बदला, वो गुण अपना बनैले है, यानी मौलिक गुण नहीं बदला। जबकि रासायनिक परिवर्तन में ना मौलिक गुण बदल जाता है। जैसे अभी दूध से दही बनना तो गुणमा क्या हो गई? हो गया, समझ गए? दूसरा, इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में ना कोई नया पदार्थ, गिलास टूट गया तो नया हो गया क्या? कोई नया गिलास शीशा की जगह पर प्लास्टिक हो गया?
कागज को टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दिए तो क्या हो गया, वो सोने का टुकड़ा हो गया क्या? नहीं, नया चीज नहीं बना, लेकिन इसमें नया पदार्थ बन गया, दूध से क्या बन गया? एक अलग चीज है, वो एक अलग चीजें हैं, ठीक है ना। अब दूध वाला स्वाद ऊपर में ना मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। भोजन पच गया ना, तो भोजन वाला स्वाद अब उसमें नहीं रहा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यह परिवर्तन अस्थायी होता है, माने इसको हम बदल सकते हैं, लेकिन ये परिवर्तन अस्थायी होता है, फिर अब बदला नहीं जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन में बदला जा सकता है, दूध से दही बनेगी, कोयला जल गया फिर से वापस होगा, लोहे में जंग लग गया फिर से वापस होगा, लेकिन शरबत से फिर से चीनी वापस पाया जा सकता है नहीं। गिलास को फिर से हम गिलास बना सकते हैं, कॉफी से फिर से कॉफी बना सकते हैं। ये परिवर्तन कौन परिवर्तन? दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना। चलिए आगे। भौतिक परिवर्तन में उष्मा परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी, मैंने जरूरत उष्मा का पड़ता भी है, नहीं भी है तो उष्मा निकल भी सकता है, नहीं भी निकलेगा। लेकिन बाबा ने रासायनिक परिवर्तन में उष्मा की आवश्यकता होती ही है या निकलती भी है। सर नहीं समझे? देखिए, आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद ना आपको पूरा शरीर गर्म हो जाएगा, खास करके हॉट भोजन करिएगा। मान लीजिए मछली हो, मछली नहीं, गरम मछली तो झालदार हो जाए, खाते खाते पसीना बाहर आ जाता है। मतलब बता रहे हैं हम, ये हम तो पढ़ा रहे हैं ना, आप खाइए नहीं खाइए वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम बता रहे हैं कि खाने के बाद ऐसा होता है ना, वो क्या है कि आपके शरीर में वो ना भोजन पच रहा है, शरीर को गर्म कर रहा है, नहीं कर रहा। चलिए, तो ये परिवर्तन उसमें कौन परिवर्तन? रासायनिक, ठीक है। या घर में देखिए चूना लाए होंगे कभी, चूना को रख दीजिए एक बाल्टी में, देखिए पूरा खदखदा देता है पनिया को, नहीं खदखदाता है, वो क्या परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, उष्मा निकल रहा है। इनमें द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, द्रव्यमान वही रहेगा, लेकिन इसके द्रव्यमान में बदलाव आ जाती है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में, तो हम लोग छोटे छोटे वीडियो ही देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं ताकि समझ में सब बच्चों को आते रहे। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।